जी जी जी। नमस्कार इंदु जी जी। नमस्कार। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जी बहुत आभार तो आपका। विभा जी, आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैं इंदु जी के बारे में आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी सभी को। स्वागत। इंदु जी उन्नाव उत्तर प्रदेश भारत से आती हैं। इंदु शर्मा जी की जो कविताएं हैं, कहानियां निरंतर साहित्य पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं और एक बहुत सुंदर कवित्री भी हैं। तो मिलते हैं इंदु जी से। बहुत आभार आपका मोनिता जी। जी। नमस्ते, सादर नमस्ते। मैं इंदु सिंह भारत से हूँ। अंतर्राष्ट्रीय आबाद हिंदी कविता पाठ के मंच को नमन करती हूँ। साथ ही आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस ऐतिहासिक काव्य रूपी महायज्ञ को मूर्त रूप प्रदान किया है। और अपनी साथी अनामिका चक्रवर्ती का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके माध्यम से आज मैं इस पटल पर आप सभी के बीच उपस्थित हुई हूँ। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, कभी ही अर्थ आखर बल साचा, अर्थात कवि का सच्चा बल अक्षर और उनका अर्थ होता है, जो कि सत्य है। परंतु मैं यह भी मानती हूँ कि श्रावक जन भी कवि का बल होते हैं। अतः यहाँ उपस्थित सभी महनीय जनों का मैं अक्षर अभिनंदन करती हूँ, सादर नमन करती हूँ। काव्य पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं अपने जनपद उन्नाव के बैसवारा क्षेत्र की माटी को प्रणाम करना चाहूंगी। मित्रों, उन्नाव साहित्य की वह उर्वर धरा है जिसे हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक शिव सिंह सेंगर, महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन को जन्म देने का गौरव प्राप्त है। साथ ही अज्ञेय जी द्वारा प्रकाशित तीनों तार सप्तकों में डॉक्टर रामविलास शर्मा, कीर्ति चौधरी तथा रघुवीर सहाय के रूप में एक तार उन्नाव का ही है। तो मैं अपने इन सभी पूर्वजों को सादर प्रणाम करते हुए अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर रही हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत। साथियों, ये तो आप सभी मानेंगे कि कविता ईश्वर की भी पहली पसंद है, तभी विश्व भर के सभी धर्मों की प्रार्थनाएं काव्य रूप में ही लिखी गई हैं, क्योंकि काव्य में संवेदना होती है और संवेदना में प्रेम होता है। तो पहली रचना मैं आपके साथ साझा करती हूँ। जिंदगी शीर्षक से है। जिंदगी को जीने का, समझने का हर किसी का अपना अलग ढंग होता है। सबकी परिस्थितियां, परिवेश अलग होते हैं। मैंने भी जिंदगी पर अलग अलग तरह से कई रचनाएं रची हैं, पर आज वो कविता जो मुझे बहुत पसंद है, जिंदगी। हाँ, आज ही तो दिखी तुम। हाँ, आज ही तो दिखी तुम, लोहे के जाली बंद दरवाजे के उस पार, मुस्कुराती हुई उजली सी। वो श्वेत रंग था तुम्हारा, फिर भी हरा भरा दिखा। हाँ, आज ही तो दिखी तुम, लोहे के जाली बंद दरवाजे के उस पार, मुस्कुराती हुई उजली सी। वो श्वेत रंग था तुम्हारा, फिर भी हरा भरा दिखा। कितनी मासूमियत से पूछा था तुमने सवाल, क्यों हो मुझसे दूर, बंद सीखचों के साथ। कितनी मासूमियत से तुमने पूछा था सवाल, क्यों हो मुझसे दूर, बंद सीखचों के साथ। बस इतनी ही दूरी है, खत्म कर दो इसे। बस इतनी ही दूरी है, खत्म कर दो इसे। उठो, आओ पास मेरे, देखो तुम पर भी ये रंग खूब फबेगा। उठो, आओ पास मेरे, देखो तुम पर भी ये रंग खूब फबेगा। और मैंने उठकर खोल दिया दरवाजा। और मैंने उठकर खोल दिया दरवाजा। अब मुक्त था जीवन, खुश था जिंदगी के साथ। सही कहा था उसने, सही कहा था उसने।
श्वेत रंग अपनी चमक से हर रंग भर देता है, कर देती है जिंदगी भी हर रंग को हरा भरा, वो भी अपने श्वेत रंग के साथ। कर देती है जिंदगी भी हर रंग को हरा भरा, वो भी अपने श्वेत रंग के साथ। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। दूसरी रचना मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी, जो मैंने हमारे घरों में जो घरेलू सहायिका आती हैं उनको ध्यान में रख करके लिखी है। कई बार वो साक्षर नहीं होती हैं, वो कम उम्र की भी होती हैं, उसके बावजूद वो अपना घर चला रही होती हैं। तो आप इसको रचना के साथ जुड़िए, और आप सभी के घर इन सहायिकाओं के बिना हमारा जीवन नहीं चल पाता है। तो कविता का नाम है, शीर्षक है सविता। सविता पढ़ाई का प भी नहीं जानती, स्कूल जो नहीं गई कभी। सविता पढ़ाई का प भी नहीं जानती, स्कूल जो नहीं गई कभी। वह मंझली है भाई बहनों में, वह मंझली है भाई बहनों में। बड़ा भाई बीए कर चुका, छोटी बहन 11वीं में है। बाप रिक्शा चलाता है, माँ घर संभालती है, और सविता सविता घर चलाती है। सविता घर चलाती है। खर्चे बढ़ गए हैं बहुत, भाई के कपड़े और फोन के पैसे भी। खर्चे बढ़ गए हैं बहुत, भाई के कपड़े और फोन के पैसे भी। बहन पढ़ती है पर चाहती नहीं पढ़ना, बहन पढ़ती है पर चाहती नहीं पढ़ना। बनना संवरना भाता है उसे, आखिर उम्र ही ऐसी है। सविता करती है साफ दूसरों के घरों को, सविता करती है साफ दूसरों के घरों को। जूठन को उनकी नहीं आती उसे कोई भिन। रगड़ रगड़ कर चमकाती है तवे कड़ाही को, गीली फर्श पर बिछ जाती है। उसे ठंड भी नहीं लगती, उसे शर्म भी नहीं लगती। बर्तन साफ नहीं, झाड़ू ठीक से नहीं लगाई, सुनना उसकी आदत में है शामिल। बर्तन साफ नहीं, झाड़ू ठीक से नहीं लगाई, सुनना उसकी आदत में है शामिल। आज देर से क्यों आई, या कल छुट्टी क्यों चाहिए, जैसे जवाब झुक जाते हैं उसके अड़ियल जवाब के समक्ष। जैसे सवाल झुक जाते हैं उसके अड़ियल जवाब के समक्ष। 4 घरों में काम करती है वो, सवालों जवाबों की आदी है वो। 4 घरों में काम करती है वो, सवालों जवाबों की आदी है वो। कमाती है 5,000 हर महीने, कमाती है 5,000 हर महीने। चलाती है माँ बाप का घर हर महीने। खुद पहनती है दूसरों की उतरन, खुद पहनती है दूसरों की उतरन। लगा देती है जीवन अपनों को सजाने में। खुद पहनती है दूसरों की उतरन, लगा देती है जीवन अपनों को सजाने में। शादी की उम्र है पर शादी भला कहाँ, शादी की उम्र है पर शादी भला कहाँ। भाई की नौकरी ही माँ बाप का अरमान। शादी की उम्र है पर शादी भला कहाँ, भाई की नौकरी ही माँ बाप का अरमान। करेगी इंतजार कर रही है वो, कोई तो सुबह हो जो उसके लिए हो। करेगी इंतजार कर रही है वो, कोई तो सुबह हो जो उसके लिए हो। सविता चुप रहती है, बोलना उसे नहीं भाता। सविता चुप रहती है, बोलना उसे नहीं भाता। उसका मौन अपने साथ हर बवंडर को पी जाता, उसका मौन अपने साथ हर बवंडर को पी जाता। कभी कभी हौले से मुस्काती है जब, जिंदगी भी उसके समक्ष ठगी रह जाती है तब। कभी कभी हौले से मुस्काती है जब, जिंदगी भी उसके समक्ष ठगी रह जाती है तब। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका जी, क्योंकि ये मेरे पास भी मेरी सहायिका थी, और उसको देखकर कई बार मैंने उससे पूछा उसके परिवार के बारे में। यही पता चला कि वो चाहती है कि उसकी बहनें पढ़ जाए, और ज्यादातर इनके घरों की स्थितियां ऐसी ही रहती हैं। बिल्कुल सही बात।
और अब और इसके आपने बाद सविता के ऊपर बहुत अच्छा उसको दिखाया है, उसका जो सविता का जो रूप है वो आपने जी, बहुत अच्छे से दिखाया है। बहुत शुक्रिया मोनिका जी। और शाम का वक्त है और सभी की हसरत होती है किसी खास के साथ वो शाम बिताई जा सके। हालांकि मेरी हसरत आज पूरी हो रही है, मैं आप लोगों के साथ अपनी शाम बिता रही हूँ। और एक जी, छोटी सी बहुत बहुत रचना, थोड़ी सी रोमानियत, विषय को चेंज कर रही हूँ। चाहत यही, चाहत यही कि गुजरे एक शाम तुम्हारे साथ। चाहत यही कि गुजरे एक शाम तुम्हारे साथ, करूं महसूस जमी से ऊपर उड़ रहे कदमों को, कानों हवा में लहराता हुआ बदन, कानों में गूंजता हुआ मल्हार। चाहत यही कि गुजरे एक शाम तुम्हारे साथ, करूं महसूस जमी से ऊपर उड़ रहे कदमों को, हवा से लहराता हुआ बदन, कानों में गूंजता मल्हार। चाहत ये भी कि ठंड से सख्त हुए गालों पर गर्म सेक तुम्हारे हाथों की। चाहत ये भी कि ठंड से सख्त हुए गालों पर गर्म सेक तुम्हारे हाथों की, और झुकी बंद पलकों पर अनगिनत बोसे लबों के, और आहा, झुकी बंद पलकों पर अनगिनत बोसे लबों के। चाहत जरा सी शामें अनगिनत, चाहत जरा सी शामें अनगिनत, ढल जाएगी जिंदगी ऐसी ही शाम में, कि चाहत फिर भी रहेगी जिंदा गुजरे एक शाम तुम्हारे साथ। कि चाहत फिर भी रहेगी जिंदा गुजरे एक शाम तुम्हारे साथ। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। बहुत शुक्रिया आपका। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के पास अलग अलग भाव की, अलग अलग विषयों से की कविताएं रख सकूं। अधिकांशतः जी मैं छंद बिल्कुल। मुक्त कविताएं ही लिखती हूँ। जी जी उम्मीद करूंगी कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रह सकें और मैं कुछ अच्छा बिल्कुल। आप सभी तक पहुंचा सकूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारा देश गांवों का देश है। बहुत आभार विभा जी। हमारा देश गांवों का देश है, हम सभी में जीन्स ही गांव के हैं, कहीं ना कहीं से हम सब गांव से जुड़े हुए हैं। और मैं खुद भी गांव से ही हूँ, मेरा गांव से, मैं एक गांव की लड़की हूँ। और मैं आज आप लोगों की मुलाकात एक गांव की लड़की से ही करवाना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल। इस कविता के माध्यम से मैंने उस लड़की के बचपन से उसके युवा होने तक, फिर उसके ब्याह होने तक, और फिर उसके माँ होने तक के रूप को शब्दों के माध्यम से चित्रित करने की कोशिश करी है। आप जुड़िएगा मेरे साथ मेरी उस गांव की लड़की से। जी हम बिल्कुल मिलना चाहेंगे उस लड़की से। जी, शुरुआत में ही एक शब्द इसमें कैथा आता है, अगर कुछ लोग नहीं जानते हो, एक फल होता है काफी खट्टा, उसको मिर्च के नमक के साथ खाते हैं। तो ये हो सकता है कहीं और इस फल को कुछ और कहा जाता हो। तो आप हमारे साथ जुड़िए उस गांव की लड़की से। गांव की लड़की। याद आ गई कैथा खाते हुए लाल मिर्च वाले नमक के साथ, और सुनाई दी उसकी तेज मिर्च वाली चटकारे की चटाक। याद आ गई कैथा खाते हुए लाल मिर्च वाले नमक के साथ, और सुनाई दी उसकी तेज मिर्च वाली चटकारे की चटाक। फिर फीते से बंधी तेल लगी कसी हुई दो चोटियां, फीते से बंधी तेल लगी कसी हुई दो चोटियां, बीच में सीधी सपाट उसकी मांग, जैसे एक भी बाल को इजाजत नहीं पार करने की वो बाढ़। बैठी दो सहेलियों के साथ चटाचट खेलती गुट्टों की आवाज। बैठी दो सहेलियों के साथ चटाचट खेलती गुट्टों की आवाज, चट चट खट खट खिलखिलाती उन्मुक्त हंसी वो की आवाज। बहुत नीला सुंदर। कुर्ता, सफेद सलवार, कुर्ते में चिमटी से लगाया हुआ दुपट्टा। नीला कुर्ता, सफेद सलवार, कुर्ते में चिमटी से लगाया हुआ दुपट्टा, जाती हुई स्कूल अपने छोटे भाई बहनों के साथ, जैसे जाना है किसी और ही जहान, बस उड़ान को तैयार हो रहे पंख। क्या बात, बहुत फिर चूल्हे में कंडे सुलगाती, चूल्हे में कंडे सुलगाती, फुकनी से फूंक मारती,
चिमटे से लकड़ी सुधारती, धुएं से आंखों को मींचती और फिर जलते चूल्हे पर रखती हुई अदहन, काटती हुई साग, एक साथ सारा काम कर लेने का विश्वास। क्या बात एक साथ सारा काम कर लेने का विश्वास। मोटा लगा आलता, चौड़ी सी पाजेब और 3-3 बिछुए। मोटा लगा आलता, चौड़ी सी पाजेब, 3-3 बिछुए, लाल साड़ी, सपाट मांग में आखिर तक भरा सिंदूर, माथे पे बड़ी सी बिंदी, कलाइयों में भरी चूड़ियां, ओढ़े हुए पिछौरी, थोड़ा लंबा सा घूंघट, थोड़ी हील की चप्पल, एक नया ही रूप, एक नया ही रूप। फिर सुखाती हुई कथरी, सुखाती हुई कथरी, गोद में बच्चा, चढ़ा चूल्हा, चौका बासन, बिखरे बाल, अधखुला शरीर, घुटने तक चढ़ी बिना फॉल की साड़ी, बटोर रही है आंगन, आंचर में अब भी बंधा है कैथा कि खाएगी फुर्सत में कभी, हाँ वही गांव की लड़की। आंचर में अब भी बंधा है कैथा कि खाएगी फुर्सत में कभी, हाँ वही गांव की लड़की, हाँ वही गांव की लड़की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया आपका। ये कविता मुझे बहुत पसंद है, मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है। नहीं, ये वाकई में बहुत सुंदर है। मैं भी अपने बचपन में ही पहुंच गई, पुराने दिनों में ही पहुंच गई हूँ आपकी कविता सुनते सुनते। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अब सिलबट्टा मेरे ख्याल से हमारे देश में तो हर कोई जानता ही है, जिसपे हम मसाले पीसते हैं, चटनी पीसते हैं, पत्थर का जी होता है। बिल्कुल। पर एक निश्चित समय के बाद उसके दांते घिस जाते हैं और हमें उसे फिर से छेनी से खुरचवाना पड़ता है। तो सिलबट्टे को आधार बनाकर उससे मैंने स्त्री को जोड़ते हुए एक रचना लिखी है। शीर्षक है आहिस्ता आहिस्ता। बहुत खूब। जैसे ही सिल के दांत घिसने लगते हैं, उसे फिर से छिदवाती है औरत। जैसे ही सिल के दांत घिसने लगते हैं, उसे फिर से छिदवाती है औरत। पत्थर पर चलती हुई छेनी और हथौड़ी की मार थोड़ा खुरच देती है सिल को। पत्थर पर चलती हुई छेनी और हथौड़ी की मार थोड़ा खुरच देती है सिल को, और बार बार लगातार प्रहार के बाद तैयार होती है सिल पूरी तरह। और बार बार लगातार प्रहार के बाद तैयार होती है सिल पूरी तरह। अब चाहे जो पीसो पिसेगा, अब चाहे जो पीसो पिसेगा, पहले थोड़ी खिसकन जरूर निकलेगी, आहिस्ता आहिस्ता सब गायब। पहले थोड़ी खिसकन जरूर निकलेगी, आहिस्ता आहिस्ता सब गायब। तैयार की जाती है औरत भी इसी तरह, तैयार की जाती है औरत भी इसी तरह, रोज छेदी जाती है उसके सब्र की सिल। तैयार की जाती है औरत भी इसी तरह, रोज छेदी जाती है उसके सब्र की सिल। हथौड़ी से चोट होती है उसके विश्वास पर, और छेनी करती है तार तार उसके आत्मसम्मान को। बहुत सुंदर, बहुत खूब, तैयार बहुत खूब। होती की जाती है औरत भी इसी तरह, रोज छेदी जाती है उसके सब्र की सिल। हथौड़ी से चोट होती है उसके विश्वास पर, और छेनी करती है तार तार उसके आत्मसम्मान को। कि तब तैयार होती है औरत पूरी तरह, कि तब तैयार होती है औरत पूरी तरह। चाहे जैसे रखो रहेगी, चाहे जैसे रखो रहेगी। पहले थोड़ा विरोध, थोड़ा दर्द जरूर निकलेगा, आहिस्ता आहिस्ता सब गायब। पहले थोड़ा दर्द, थोड़ा विरोध जरूर निकलेगा, आहिस्ता आहिस्ता सब गायब। बेहद खूबसूरत, बहुत गहरी बातें आपने बोली हैं इंदु जी, इसमें बहुत ही सुंदर, अच्छा, बहुत ही सुंदर। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया आपका मोनिका जी। और पर इसी के उलट मैंने आज की युवा नारी का स्वर को ध्यान में रखते भी कविता लिखी है।
जी, वो जी, नारी बिल्कुल, उसको बिल्कुल भी सुनना भी चाहेंगे। ऐसी नहीं है कि उसे, वो अपने अधिकारों के प्रति सजग है। तो वो नारी कहती है, आप सभी जानते होंगे एक पौधा होता है छुई मुई का, उसकी जी, पत्तियां खुली रहती है, अगर हम उसे छू लेते हैं तो वो अपने आप को सिमट लेती है, बंद कर लेती है। हम लोग बचपन में बल्कि खेल किया करते थे। तो आज की नारी का स्वर एकदम अलग है। वो कहती है, शीर्षक है नहीं होना चाहती। नहीं होना चाहती मैं पौधा छुई मुई का, नहीं होना चाहती मैं पौधा छुई मुई का, कि कोई भी बंद कर दे मुझे मेरे वजूद में। नहीं होना चाहती मैं पौधा छुई मुई का, कि कोई भी बंद कर दे मुझे मेरे वजूद में। हो जाना चाहती हूँ कैक्टस की तरह, छुअन का ख्याल भी न कर सके कोई। हो जाना चाहती हूँ कैक्टस की तरह, छुअन का ख्याल भी न कर सके कोई। जब तक रहूं जो हूं रहूं, जब तक रहूं जो हूं रहूं, कि सख्त चुभते कैक्टस पर भी खिलते हैं कोमल फूल, कि सख्त चुभते कैक्टस पर भी खिलते हैं कोमल फूल। हो जाना चाहती हूँ दुनिया की तरह सख्त, बन जाना चाहती हूँ एक अदद कैक्टस। हो जाना चाहती हूँ दुनिया की तरह सख्त, बन जाना चाहती हूँ एक अदद कैक्टस। ये आज बहुत की सुंदर। नारी का बिल्कुल, स्वर था, बिल्कुल। क्योंकि और ये आज बहुत नारी सही बात कही है आपने, और ये बहुत सही बात कही है। आजकल हर नारी यही चाहती है कि एक कैक्टस की तरह वो बहुत मजबूत और ऐसी बन जाए कि जिसको उसको जल्दी से कोई छू भी ना पाए। जी बहुत सुंदर। जी। हालांकि हम, ये विडंबना है कि हमारे ही समाज में, जो मैंने आहिस्ता आहिस्ता बोली, वो स्थिति भी हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद है। ऐसी स्त्रियां बिल्कुल। हमारे बीच में जी, ही हैं। और पर जागरूक कुछ नारियां ऐसी भी हैं जो इस कविता के उस पर भी हैं। तो एक जी, कवि के रूप में, एक रचनाकार के रूप में आप समाज के हर पहलू को देखते हैं और उसी के आधार पर आप उसको जब जैसा महसूस करते हैं आप लिखते जाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं अपनी अगली रचना पढ़ती हूँ। ये जी, मैंने बिल्कुल, स्वागत है। हाँ, शुक्रिया। ये मैंने नदी शीर्षक से लिखी है कि नदी जब निकलती है तो वो कोई नदी नहीं होती है, और नदी का जीवन कभी भी सीधा समतल नहीं रहा है। उतारों चढ़ावों को देखते हुए नदी आगे बढ़ती है। तो आप जी, कविता देखिए, नदी। जी, नदी जन्म से नदी नहीं होती है, नदी जन्म से नदी नहीं होती है, वह एक जल स्रोत होती है। नदी जन्म से नदी नहीं होती है, वह एक जल स्रोत होती है। वह निकलती है बिना अस्तित्व के, बिना गंतव्य के। वह निकलती है बिना अस्तित्व के, बिना गंतव्य के। धीरे धीरे आगे बढ़ती वह अपना स्वरूप पाती जाती है। गंतव्य ज्ञात नहीं इसलिए चलती जाती है, गंतव्य ज्ञात नहीं इसलिए चलती जाती है। जिस मोड़ पर जीवन समझ आता है वह उसी दिशा पर अग्रसर रहती है। गंतव्य ज्ञात नहीं इसलिए चलती जाती है। जिस मोड़ पर जीवन समझ आता है वह उसी दिशा पर अग्रसर रहती है। बाकी दिशाएं कई बार छूटी रहती है, बाकी दिशाएं कई बार छूटी रहती हैं। उन दिशाओं में कुछ दूर जाकर नदी को एहसास हो जाता है कि इस राह उसका गंतव्य नहीं मिलेगा। उन दिशाओं में कुछ दूर जाकर नदी को एहसास हो जाता है कि इस राह उसका गंतव्य नहीं मिलेगा। अतः वह स्वयं को वहां से दूसरी दिशा में मोड़ देती है। अतः वह स्वयं को वहां से दूसरी दिशा में मोड़ देती है। गंतव्य की तलाश में नदी निरंतर चलती रहती है। गंतव्य की तलाश में नदी निरंतर चलती रहती है। नदी का गंतव्य समुद्र नहीं होता, नदी का गंतव्य समुद्र नहीं होता। समुद्र तो आखिरी पड़ाव भर है। नदी का गंतव्य समुद्र नहीं होता, समुद्र तो आखिरी पड़ाव भर है। उस तक पहुंचते पहुंचते नदी सिर्फ एक नदी भर नहीं रह जाती है। वहां तक की यात्रा को पूरा जीवन चक्र समझकर नदी खुद को अप्रकट कर लेती है। वहां तक की यात्रा को पूरा जीवन चक्र समझकर नदी
खुद को अप्रकट कर लेती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर इंदु जी, बहुत धन्यवाद। बढ़िया बात कर रही हैं आप। बहुत सुंदर कविता। बहुत आभार आप दोनों का। आप लोगों के उत्साह और उस प्रोत्साहन से निश्चित ही मेरा संबल बढ़ रहा है, क्योंकि मैं देख रही थी उससे पहले लोग तुकांत तो कविताएं पढ़ रहे हैं, तरन्नुम ने तो हमें लग रहा था कि वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है सबको, परंतु मैंने कोशिश ऐसा करी है। मन के जो भाव हैं वो जी चाहे तरन्नुम में पढ़े जाएं, चाहे जी, वो बोल के पढ़े जाएं, भाव तो वो हैं जो दिल को भा जाएं, और वही चीज सुनना सभी को अच्छा लगता है। बहुत आभार आपका मोनिका जी। जी, अब बहुत बहुत हम शुक्रिया। सभी इंतजार करते ही हैं। अभी मैं अपने काव्य पाठ का इंतजार कर रही थी, मुझसे बाद जी, वाले अपने काव्य पाठ का इंतजार कर रहे होंगे। इंतजार को लेकर मैंने अलग अलग कई कविताएं लिखी हैं। एक जी, नई कविता है, वो सुनाती हूँ। जी, बिल्कुल। क्योंकि जब हम किसी का इंतजार कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा ध्यान और कहीं नहीं होता है, हम पूरी तरह से हमारा ध्यान उस पर ही केंद्रित रहता है कि उसकी कॉल आने वाली है या कोई आने वाला है ना। तो इसको ध्यान में बिल्कुल। रखकर इंतजार समझते हैं। जब कोई किसी के इंतजार में होता है तो वह और कहीं नहीं होता है। जब कोई किसी के इंतजार में होता है तो वह और कहीं नहीं होता है। इंतजार की दुनिया में फूलों से लदे कैक्टस पानी की सतह पर तैरते हैं। इंतजार की दुनिया में फूलों से लदे कैक्टस पानी की सतह पर तैरते हैं। दूर खिला कोई कमल किसी के इंतजार में नहीं रहता, लोग उसके इंतजार में रहते हैं। दूर खिला कोई कमल किसी के इंतजार में नहीं रहता, लोग उसके इंतजार में रहते हैं। जलकुंभ भी इंतजार में कैसे खत्म होती है, फिर उगती है, यह कमल को कभी नहीं मालूम होता। जलकुंभ भी इंतजार में कैसे खत्म होती है, फिर उगती है, यह कमल को कभी नहीं मालूम होता। कैक्टस के फूल झड़ जाते हैं, उन्हें नमी की आदत नहीं। कैक्टस के फूल झड़ जाते हैं, उन्हें नमी की आदत नहीं। कैक्टस फिर भी बचाए रखता है हरापन, कहता है सख्त कंटकों से, मैं इंतजार में हूँ, तुम साथ ही रहना। कैक्टस फिर भी बचाए रखता है हरापन, कहता है सख्त कंटकों से, मैं इंतजार में हूँ, तुम साथ ही रहना, तुम साथ ही रहना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद एक कविता है। इस कविता, हम लोग जीवन में परिस्थितियों में एडजस्ट करते जाते हैं। एडजस्ट करना भी चाहिए, हर कोई यही कहता है, लेकिन एडजस्ट करने की भी कहीं कोई एक सीमा तय होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। अगर सामंजस्य गड़बड़ाया तो फिर आपका चाहे वो रिश्ता हो, चाहे माहौल हो, चाहे परिवेश हो, सब गड़बड़ा जाता है। तो सामंजस्य को ध्यान में रखकर एक कविता लिखी है। हालांकि इसका शीर्षक मेढकी है, पर मेढकी शीर्षक से ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ स्त्री के विषय में ये बात करी जा रही है। ये बात दो देशों के बीच भी है, ये परिस्थितियों के बीच भी है, ये वहां पर है जहां पर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है और आपको पता होना चाहिए ठीक ठीक कि कहां पर आपको रुक जाना है। तो कविता पढ़ती हूँ मैं। शीर्षक है स्वागत। मेढकी। स्वागत। पास के पोखर में उछलती कूदती दिख जाती थी अक्सर ही। पास के पोखर में उछलती कूदती दिख जाती थी अक्सर ही कि एक रोज जम के बारिश हुई। पास के पोखर में उछलती कूदती दिख जाती थी अक्सर ही कि एक रोज जम के बारिश हुई। चारों तरफ जल ही जल, बह गई वो उसी जल के साथ एक नए प्रपात में। बह गई वो उसी जल के साथ एक नए प्रपात में। बारिश थमी, जलस्तर घटा और घट गया वो प्रपात भी। बारिश थमी, जलस्तर घटा और घट गया वो प्रपात भी। वो तो पोखर भी न था, वो तो पोखर भी न था,
खेल के लिए उसे ले आया था कोई हांडी में भरकर। खेल के लिए उसे ले आया था कोई हांडी में भरकर, भरी हांडी में चढ़ी थी अब जलते चूल्हे पर वो। भरी हांडी में चढ़ी थी अब जलते चूल्हे पर वो, गर्म होते पानी में कूदती रही, करती रही खुद को हांडी में संतुलित। गर्म होते पानी में कूदती रही, करती रही खुद को हांडी में संतुलित। जल स्तर घटता रहा, मेढकी कूदती रही, बिठाती रही सामंजस्य कि हांडी ठंडी होगी। जल स्तर घटता रहा, मेढकी कूदती रही, बिठाती रही सामंजस्य कि हांडी ठंडी होगी और बचा रहेगा उसका ये घर। पर हांडी अब उबाल पर थी। हांडी अब उबाल पर थी, मेढकी थक चुकी थी, निकल जाना चाहती थी बाहर। हांडी अब उबाल पर थी, मेढकी थक चुकी थी, निकल जाना चाहती थी बाहर, लेकिन न शेष थी ताकत, न शेष था पानी, न शेष थी ताकत, न शेष था पानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, दिल को छूने वाली कविता, बहुत ही सुंदर। बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गई हैं आप भी और हम भी। आपकी रचनाओं को सुनकर, बहुत यथार्थवादी रचनाएं हैं आपकी। बहुत आभार आपका विभा जी, मनीता जी, इस प्रोत्साहन के लिए। कविताएं मैं अलग अलग विषय पर लाई हूँ। कोशिश यही है कि माहौल को बहुत भारी भी नहीं करना है, तो वो बीच बीच में मैं विषयांतर कर रही हूँ इसीलिए। पर जो हमारे समाज में घट रहा है, घटित है, हम आखिर उसी को उठाते हैं, जो महसूस करते हैं संवेदना, वही हम लिखते हैं। आप बहुत सुंदर रचनाएं आपने लिखी हैं, बहुत सुंदर, पढ़ भी रही हैं आप। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अब घास तो हम सभी जानते हैं, एक तो वो जो हम सब लॉन में लगाते हैं, उसकी कुछ खास केयर करते हैं, नर्म मुलायम होती है। और एक घास वो जो गाहे बगाहे क्यारियों में, गमलों में, पौधों के बीच उगाती है और हम उसे उखाड़ फेंकते हैं, पर वो बार बार आ जाती है। तो यहाँ मैंने उस घास के लिए एक कविता लिखी है। आप देखिए, घास। घास कभी मिट्टी का साथ नहीं छोड़ती। घास कभी मिट्टी का साथ नहीं छोड़ती, मिट्टी हमेशा खास पौधे के इंतजार में रहती है। घास कभी मिट्टी का साथ नहीं छोड़ती, मिट्टी हमेशा खास पौधे के इंतजार में रहती है। घास दबी रहती है वहीं कि उसे नामंजूर है मिट्टी का उदास होना। घास दबी रहती है वहीं कि उसे नामंजूर है मिट्टी का उदास होना। प्रेम की अति में उग आती है पौधे के बीच। प्रेम की अति में उग आती है पौधे के बीच, मालिक उखाड़ फेंकता है उसे, घास मिट्टी के साथ खुश थी। प्रेम की अति में उग आती है पौधे के बीच, मालिक उखाड़ फेंकता है उसे, घास मिट्टी के साथ खुश थी। मालिक नहीं उखाड़ पाता उसे पूरी तरह। मालिक नहीं उखाड़ पाता उसे पूरी तरह, उसकी सांस मिट्टी में दबी रहती है, वो बार बार उगाती है कि मुझे तुमसे प्रेम है। मालिक नहीं उखाड़ पाता उसे पूरी तरह, उसकी सांस मिट्टी में दबी रहती है, वो बार बार उगाती है कि मुझे तुमसे प्रेम है, कि मुझे तुमसे प्रेम है। बहुत सुंदर, प्रकृति से लगाव भी आपका बहुत दिखाई दे रहा है इंदु जी। अरे वाह, बहुत शुक्रिया। और मुझे समय आप बता दीजिएगा, मेरे पास अभी समय तो होगा। 2 मिनट शेष है जी। 2 मिनट, बस 2 मिनट जी। अच्छा, ठीक है। तो फिर मैं अपनी रचनाएं कम कर देती हूँ और मैं सीधा अपनी अंतिम रचना पे आ जाती हूँ। ये रचना भारतवर्ष की सभी बेटियों की ओर से उनके पिताओं को समर्पित है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि यह विश्व पटल पर यह हमारा कार्यक्रम हो रहा है, विश्व के सभी पिताओं को समर्पित है यह रचना। मैं अपने पापा को समर्पित करती हूँ। जी।
स्वागत। इस रचना से हर बेटी भी जुड़ पाएगी और हर पिता भी। उन्हें ये समझ आएगा कि हम बेटियां उन्हें समझती हैं। शीर्षक है पापा आप हो सबसे खास। पापा आप हो सबसे खास। पापा कभी गले नहीं लगाते, कभी प्यार नहीं जताते, कभी पसंद नहीं पूछते, फिर भी पसंद की हर चीज बिन कहे ही ला देते हैं, जाने कैसे। पापा कभी गले नहीं लगाते, कभी प्यार नहीं जताते, कभी पसंद नहीं पूछते, फिर भी पसंद की हर चीज बिन कहे ही ला देते हैं, जाने कैसे। बात करना उन्हें पसंद नहीं, चुप ही रहते हैं अक्सर। बात करना उन्हें पसंद नहीं, चुप ही रहते हैं अक्सर। मन की सारी बातें फिर भी जान जाते हैं मन से, बिन कहे सब कह जाते हैं, जाने कैसे। पापा कुछ सख्त सी दूरियां रखते हैं हमारे साथ। पापा कुछ सख्त सी दूरियां रखते हैं हमारे साथ, पर किसी और की सख्ती मंजूर नहीं उन्हें। पापा कुछ सख्त सी दूरियां रखते हैं हमारे साथ, पर किसी और की सख्ती मंजूर नहीं उन्हें। अपने इस प्रेम को सख्ती से छुपाते हैं, जाने कैसे। अपने इस प्रेम को सख्ती से छुपाते हैं, जाने कैसे। फर्क नहीं उन्हें हम दूर हो या पास, या कि किसके साथ। फर्क नहीं उन्हें हम दूर हो या पास, या कि किसके साथ। जबकि फर्क है उन्हें हम कहाँ हैं और हैं किसके साथ। कहते नहीं, जताते भी नहीं, छुपाते हैं जज्बात, जाने कैसे। बहुत पापा कभी रोते नहीं, कभी रोए भी नहीं, मेरी विदाई में भी नहीं। पापा कभी रोते नहीं, कभी रोए भी नहीं, मेरी विदाई में भी नहीं। खूब रोए थे विदा होते ही जोर जोर से, सब कहते हैं। आंसुओं के असीम सागर को सदा ही छुपाते हैं, जाने कैसे। उठकर चल देते हैं जब भी कोई बात होती है भावुक सी। उठकर चल देते हैं जब भी कोई बात होती है भावुक सी। कहते हैं फालतू बातें करती हो तुम सभी, अपनी भावनाओं को कभी बहने नहीं देते, जाने कैसे। अपनी भावनाओं को कभी बहने नहीं देते, जाने कैसे। और पापा का जीवन हूँ मैं और मेरा सब कुछ वो। पापा का जीवन हूँ मैं और मेरा सब कुछ वो। न कभी खुद कहते हैं, न कभी कहने देते हैं। जब भी कहना चाहूँ बात बदल देते हैं, जाने कैसे। जब भी कहना चाहूँ बात बदल देते हैं, जाने कैसे। पर आज कहती हूँ न रोक सकेंगे आप। पर आज कहती हूँ न रोक सकेंगे आप। मेरी आवाज, मेरे जज्बात, मेरे पापा आप हो सबसे खास। मेरे पापा आप हो सबसे खास। बहुत आभार आप सभी का कि मुझे इतने मनोयोग से आप सबने मुझे सुना, मुझे बल प्रदान किया। मैं पुनः एक बार आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम लोग भी बहुत खुश हैं आपकी कविताएं सुन के, और सभी दर्शक भी काफी मैसेज कर रहे थे, आप काफी कमेंट्स किए हैं आपके लिए, लेकिन समय की सीमा थोड़ी सी कम होती है तो उस वजह से हम नहीं ले पाते। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जितना अधिक से अधिक हमारे मंच पे कवि आए, वो ज्यादा से ज्यादा अपनी रचनाएं सभी के सामने रख सकें, इसलिए हम बीच में नहीं बोल पाते हैं किसी के कमेंट्स। और आप उनका रिप्लाई जरूर कीजिएगा बाद में देखने के बाद। मैं जरूर करूंगी। आप सब ने आकर मेरा बहुत बल बढ़ाया है और आप लोग निरंतर मेरे साथ इस यात्रा में रहे। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।